सुप्रिया ताम्रकार और आज हम क्लास 12th चैप्टर नंबर 14 सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स के टॉप 20 एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, जिनकी एग्ज़ाम में सीबीएसई बोर्ड्स एग्ज़ाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। तो मैंने ये सीरीज़ स्टार्ट की थी जिसमें मैंने चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 14 तक के हर चैप्टर के 20 एमसीक्यू सॉल्व कराए हैं। और अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 14 इंटू 20 करोगे तो 280 क्वेश्चंस होंगे, जो आप सॉल्व करके अपने बोर्ड्स एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर एमसीक्यू से ला सकते हो। क्योंकि बोर्ड्स एग्ज़ाम में 20 मार्क्स के एमसीक्यू आ रहे हैं, जिससे आपका स्कोर बहुत ज़्यादा हाई हो सकता है और एमसीक्यू गलत होके आपका स्कोर बहुत ज़्यादा लो भी हो सकता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द एनर्जी बैंड गैप इज मैक्सिमम इन फर्स्ट कंडक्टर, बी सेमीकंडक्टर, सी मेटल्स, डी इंसुलेटर। वीडियो को पॉज करो, सबसे पहले क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करोगे, हर एक क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना है, फिर आंसर देखना है, ठीक है। मैं इस क्वेश्चन को समझाऊं। देखो, एनर्जी बैंड गैप की यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं। एनर्जी बैंड गैप होता क्या है? जितना ज़्यादा एनर्जी बैंड गैप रहेगा उतने ही स्लो जो है इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे। तो एनर्जी बैंड गैप इज मैक्सिमम। एनर्जी बैंड गैप ज़्यादा है, मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो धीरे धीरे फ्लो किस पे होते हैं? तो कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, मेटल, इंसुलेटर। अपन को पता है इंसुलेटर में एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा धीरे फ्लो होते हैं, एकदम चींटी की भी धीरे रफ्तार से चलते हैं ना। तो इसीलिए एनर्जी बैंड गैप जो मैक्सिमम होता है किसमें? इंसुलेटर में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन अ डैश बायस्ड पीएन जंक्शन द नेट फ्लो ऑफ होल इज फ्रॉम एन रीजन टू पी रीजन। ऑप्शंस हैं ए फॉरवर्ड, बी रिवर्स, बी नो एंड डी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। यहाँ पे पहले क्वेश्चन में अपन को सबसे पहले क्या पता होना चाहिए? रिवर्स्ड बायस्ड क्या होता है और फॉरवर्ड बायस्ड क्या होता है। तो जो फॉरवर्ड बायस्ड होता है उसमें जो होल्स रहते हैं वो कहाँ से? पी से एन के साइड मूव करते हैं, और जो रिवर्स बायस्ड रहता है उसमें होल एन से पी साइड मूव करते हैं। तो यहाँ पे क्या गिवन है? एन रीजन से पी रीजन पे मूव कर रहे हैं और होल्स मूव कर रहे हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? रिवर्स्ड बायस में होल एन से पी साइड मूव करते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, रिवर्स्ड बायस्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है, द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ अ सेमीकंडक्टर इंक्रीजेस व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ शॉर्टर देन 2480 is incident on it. The band gap in electron volt for semiconductor is options are 1.1 eV, B 2.5 eV, C 0.5 eV, D 0.7 eV। पहले वीडियो को पॉज करो, आराम से क्वेश्चन रीड करो, फिर सॉल्व करो और फिर आंसर मैच करना, ठीक है। जब सॉल्व करोगे तभी बोर्ड एग्जाम में जब आप एग्जाम दे रहोगे तभी आपसे क्वेश्चंस बन पाएंगे। तो इसीलिए वीडियो को पॉज करना है और क्वेश्चन को खुद से पहले ट्राई करना है, ठीक है। मैं बता रही हूँ, अपन को सबसे पहले पता है कि जो एनर्जी ई का जो फॉर्मूला होता है चैप्टर 11 में अपन ने रीड किया था, E इज इक्वल्स टू एच वी होता है, एच वी। और V को अपन पता है क्या कहते हैं? एच। V को अपन लिख सकते हैं C अपॉन में लैम्डा लिख सकते हैं, और यहाँ से H और C की वैल्यू अपन को पता होती है, जो कि होती है 1240। H क्या है? H की वैल्यू कितनी होती है? 6.6 इंटू 10⁻34 होती है, और C की वैल्यू होती है 3। C तो स्पीड है किसकी? स्पीड इन एयर, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड की अपन लेते हैं। इसको अप्रोक्सीमेशन में अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो इसको 1240 लेते हैं, और लैम्डा की वैल्यू अपन को क्या गिवन है? 2480। 0 कैंसिल हो गया और ये 1 आ गया और ये 2 आ गया, तो ये आ गया 0.5 eV। तो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, 0.5 eV। समझ में आया ये क्वेश्चन? डायरेक्ट E इज इक्वल टू एच वी का फॉर्मूला लगा देंगे और सॉल्व कर देंगे डायरेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर एंड
सेमीकंडक्टर। ऑप्शन ए इंक्रीजेस फॉर बोथ, ऑप्शन बी डिक्रीजेस फॉर बोथ, ऑप्शन सी इंक्रीजेस एंड डिक्रीजेस रिस्पेक्टिवली, ऑप्शन डी डिक्रीजेस एंड इंक्रीजेस रिस्पेक्टिवली। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है, इसलिए इसको याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन को क्या देखना है, सबसे पहले कंडक्टर के लिए। तो जब अपन टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस जो होता है वो कंडक्टर का अपन को पता है इंक्रीज होता है। ठीक है, अब अपन देखेंगे सेमी कंडक्टर के लिए, लेकिन कंडक्टर से जस्ट अपोजिट केस रहता है सेमी कंडक्टर का। सो फॉर सेमी कंडक्टर व्हेन वी इंक्रीजेस टेम्परेचर द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। कंडक्टर के केस में इंक्रीज होता है और सेमी कंडक्टर के केस में डिक्रीज होता है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, द पार्ट ऑफ ट्रांजिस्टर विच इज मोस्ट हैवीली डोप्ड टू प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इज। ये तो क्वेश्चन अगर जिसको थोड़ा सा भी डायग्राम याद है तो वो उसको आसानी से बन जाएगा, है ना। तो द पार्ट ऑफ ट्रांजिस्टर which is heavily doped to produce large number of majority charge carriers is, क्या होगा ऑप्शन, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आंसर है ए एमीटर। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, इन अ कॉमन बेस एम्पलीफायर द फेज डिफरेंस बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज सिग्नल इज। ऑप्शन ए π/4, ऑप्शन बी पाई, ऑप्शन सी 0, ऑप्शन डी π/2। जब ध्यान दो कॉमन बेस एम्पलीफायर है, बेस कॉमन है तो फेज डिफरेंस कितना होता था, बेस कॉमन फेज डिफरेंस 0 होता था। ऑप्शन सी इज करेक्ट, याद है। ठीक है, तो ऑप्शन सी 0 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, द IV कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन LED इज। ग्राफ अच्छे से पहले देखो फिर आंसर बताओ। ठीक है, ये भी थोड़ा सा अगर NCERT बुक रीड करते टाइम अपन ने ध्यान दिया होगा तो वहाँ पे साइड पे ये ग्राफ गिवन है। तो IV कैरेक्टर ऑफ LED ग्राफ इज LED इज होता है ये। इनिशियली सब जो भी इंटेंसिटी रहती है सभी लाइट की वो सेम रहती है और फिर बाद में अलग होती जाती है। ठीक है, समझ में आया ये। क्वेश्चन नंबर 8, अ PN जंक्शन एक्ट एज अ रेक्टिफायर and alternating current source V is connected in circuit. The current I in the resistor can be shown by। the current I in the resistor, ये जो रेजिस्टर लगा हुआ है इस पे करंट अपन कैसे शो कर सकते हैं। पीएन जंक्शन एक्ट किसकी तरह कर रहा है, रेक्टिफायर की तरह। तो क्या होगा कि एक साइकिल पे अपन को करंट मिलेगा, फिर सेकंड पे करंट नहीं मिलेगा, फिर दोबारा से फिर करंट मिलेगा, क्योंकि वो रेक्टिफायर की तरह एक्ट कर रहा है। तो ऑप्शन से इसमें करेक्ट कौन सा होगा, ऑप्शन सी, क्योंकि वो रेक्टिफायर की तरह एक्ट कर रहा है। तो फर्स्ट साइकिल में अपन को करंट मिलेगा, सेकंड साइकिल में अपन को करंट नहीं मिलेगा, फिर जब वो पॉजिटिव हाफ साइकिल में आएगा तो फिर से अपन को करंट मिलने लगेगा। ठीक है, समझ में आ गया, ये इजी क्वेश्चन था, ऐसा कुछ था नहीं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन NPN ट्रांजिस्टर इज यूज्ड एज एन एम्पलीफायर। जब अपन NPN ट्रांजिस्टर को एज ए एम्पलीफायर यूज करते हैं तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है अपन को। ठीक है, ऑप्शन ए गिवन है इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम बेस टू कलेक्टर, ऑप्शन बी गिवन है होल्स मूव फ्रॉम एमिटर टू बेस, ऑप्शन सी गिवन है इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम कलेक्टर टू बेस, ऑप्शन डी गिवन है होल्स मूव फ्रॉम बेस टू एमिटर। कुछ देर पहले मैंने एमिटर वाला केस बता रहे थे, यहाँ पे NPN ट्रांजिस्टर किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एम्पलीफायर की तरह। तो अपन को डायग्राम से और ये याद भी है कि जो होल्स होते हैं वो कैसे मूव करते थे, जो होल्स होते थे वो बेस से एमिटर की तरह मूव करते थे। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ये होल्स मूव फ्रॉम बेस टू एमिटर। क्वेश्चन नंबर 10 गिवन है with fall of temperature the forbidden energy gap of semiconductor। ऑप्शन ए है increases, ऑप्शन बी है decreases, ऑप्शन सी है remains unchanged, ऑप्शन डी है sometime increases and sometime decreases। सो क्या बोल रहा है कि पहले तो ट्राई करो इस क्वेश्चन को। ठीक है, अब मैं बताऊं, ट्राई कर लिया सब लोगों ने, आंसर आ गया सबका।
पॉज कर लो वीडियो को अगर अभी भी नहीं किया तो। मैं बता रही हूँ, देखो क्या हो रहा है, टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज हो रहा है, तो उस पर फॉरबिडेड एनर्जी गैप पे क्या चेंज होगा, ये वैलेंस बैंड रहता था और ये कंडक्शन बैंड रहता था और इसके बीच में फॉरबिडेड एनर्जी गैप रहता था। लेकिन ये जो एनर्जी गैप है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं होता था, ये अपन ने स्टडी किया है, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं होता। तो विथ फॉल ऑफ टेम्परेचर द फॉरबिडेड एनर्जी गैप ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीज भी नहीं होगा, डिक्रीज भी नहीं होगा, रिमेन्स अनचेंज्ड। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। इन अ पी टाइप सेमीकंडक्टर करंट कंडक्शन इज बाय, ऑप्शन है ए एटम, बी है इलेक्ट्रॉन, सी है होल्स, डी है प्रोटॉन। तो अपन को पता है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में करंट कंडक्ट कौन करता है, होल्स करते हैं, और एन टाइप सेमीकंडक्टर में कौन करता है, इलेक्ट्रॉन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 गिवन है, इन रिवर्स बायसिंग, ऑप्शन ए लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो, ऑप्शन बी नो करंट फ्लो, ऑप्शन सी पोटेंशियल बैरियर अक्रॉस जंक्शन इंक्रीजेस, ऑप्शन डी डिप्लीशन लेयर रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। सबसे पहले तो अपन को पता है कि रिवर्स बायसिंग में ऑप्शन ए तो नहीं हो सकता, लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो। लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कब होता है, जब अपना फॉरवर्ड बायसिंग होती है। फिर ऑप्शन बी क्या कह रहा है, नो करंट फ्लोस, ये भी गलत है, क्योंकि रिवर्स बायसिंग में जो होल्स रहते हैं वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स रहते हैं, तो वो थोड़ा करंट तो फ्लो होता है, ऐसा अपन नहीं कह सकते कि बिल्कुल भी करंट फ्लो नहीं होता। फिर ऑप्शन सी है पोटेंशियल बैरियर अक्रॉस जंक्शन इंक्रीजेस, ये सही है, क्योंकि जो पोटेंशियल बैरियर जो रहता है अक्रॉस जंक्शन वो इंक्रीज हो जाता है, और जो होल्स होते हैं फिर वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हो जाते हैं। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन डी गिवन है डिप्लीशन लेयर रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, ये भी गलत है ना। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13 गिवन है, मेन फंक्शन ऑफ अ ट्रांजिस्टर इज टू, ये इसमें तो कोई बताने की जरूरत ही नहीं है, अपन अभी काफ़ी क्वेश्चन ट्रांजिस्टर के सॉल्व कर चुके हैं। एमीटर क्या होता है, बेस क्या होता है ना। तो द मेन फंक्शन ऑफ अ ट्रांजिस्टर इज टू, ऑप्शन ए रेक्टिफाई, ऑप्शन बी सिंप्लीफाई, ऑप्शन सी एम्पलीफाई, ऑप्शन डी नॉन ऑफ द एबव। ये जब ऑप्शन डी नॉन ऑफ द एबव, सॉरी ऑल ऑफ द एबव, जब ऐसे ऑप्शन आया करते हैं तो मुझे लगता था एग्जाम्स में यार अच्छा है चलो एक ऑप्शन तो गया, मैं इस ऑप्शन को कभी कंसीडर ही नहीं करती थी, पता नहीं क्या माइंड में था, तो मैं देखती थी कि ये तीन में कौन सा सही हो सकता है। आप ऐसा नहीं करना, मैं अपने केस, जब मैं 12th क्लास में थी मैं तब का केस बता रही हूँ, आप ऐसा नहीं करना। सो द मेन फंक्शन ऑफ अ ट्रांजिस्टर इज टू, ऑप्शन सी एम्पलीफाई, इसमें तो किसी को शक होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, ट्रांजिस्टर का मेन फंक्शन क्या होता है, एम्पलीफाई करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। इन द मिडिल ऑफ द डिप्लीशन लेयर ऑफ अ रिवर्स बायस्ड पीएन जंक्शन द, ऑप्शन ए इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, ऑप्शन बी पोटेंशियल इज मैक्सिमम, ऑप्शन सी इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम, ऑप्शन डी पोटेंशियल जीरो। वीडियो को पॉज करो, पहले अच्छे से क्वेश्चन के बारे में सोचो फिर आंसर करना। ठीक है, मैं बताऊं, वीडियो को पॉज कर लेना, पहले खुद का दिमाग लगाना, फिर आंसर को देखना। ठीक है, सो इन द मिडिल ऑफ डिप्लीशन लेयर रिवर्स बायस की बात करें तो अपन को पता है कि जो रिवर्स्ड बायस होता है उसमें जो है पोटेंशियल, जो डिप्लीशन लेयर का जो पोटेंशियल बीच में जो मिडिल में पोटेंशियल रहता है वो जीरो रहता है, क्योंकि चार्जेस पी से एन साइड पे, एन से पी साइड पे कंटिन्यूसली ट्रांसफर हो रहे होते हैं। तो जो डिप्लीशन लेयर पे मिडिल पे जो रहता है रिवर्स्ड बायस्ड के केस में वो क्या रहता है, वहां पे पोटेंशियल जीरो रहता है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, पोटेंशियल इज जीरो। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। विच ऑफ द फॉलोइंग गेट इज नॉट अ यूनिवर्सल गेट, ऑप्शन है और गेट, बी नॉट गेट, सी एंड गेट, डी नैंड गेट। ये तो याद करने वाली चीज है कि अपन को याद होना चाहिए कि क्या कौन कौन से गेट हैं जो यूनिवर्सल गेट है और कौन से ऐसे गेट हैं जो कि यूनिवर्सल गेट नहीं है। तो यहाँ पे अपना जो है नैंड गेट है
वो एक यूनिवर्सल गेट नहीं है। बाकी और गेट, नॉट गेट एंड गेट वो यूनिवर्सल गेट है, ठीक है। फिर अपन नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। अब पी टाइप सेमीकंडक्टर इज, ऑप्शन ए है नेगेटिवली चार्ज्ड, ऑप्शन बी है पॉजिटिवली चार्ज्ड, ऑप्शन सी है अनचार्ज्ड और ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दीज। तो जो पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है वो अपन को पता है कि वो अनचार्ज्ड होता है ना, तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। जो पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है वो अनचार्ज्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल ऑफ अ सेमीकंडक्टर इज, ऑप्शन गिवन है A1, B2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 4। तो यार ये बच्चों वाला क्वेश्चन है, जब अपन को याद हो, जब अपन जर्मेनियम लेते थे ऐसे ऐसे करके बनाते थे, ये ऐसे ऐसे करके पूरा, तो इलेक्ट्रॉन शेयर होते थे। तो यहाँ पे ये 4 इलेक्ट्रॉन जो थे वो जर्मेनियम के थे। तो वही चीज़ पूछ रहा है कि जो वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने रहते हैं वैलेंस शेल में, तो अपन को पता है कि 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। हलवा क्वेश्चन था बिल्कुल भी, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। सेमीकंडक्टर्स ऑफ बोथ पी टाइप एंड एन टाइप आर प्रोड्यूस्ड बाय। अब अपन को पता है कि जब पी टाइप और एन टाइप अपन को पता है कि जब एन टाइप और पी टाइप के सेमीकंडक्टर बनते हैं तो वो बॉन्ड को तोड़ के बनते हैं। और बॉन्ड कौन से होते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड टूटते हैं। ये कौन सा बॉन्ड है? ये कोवैलेंट बॉन्ड है। तो ऑप्शन क्या था? आयनिक सॉलिड, बी मेटेलिक सॉलिड, ऑप्शन सी कोवैलेंट सॉलिड, ऑप्शन डी मॉलिक्यूलर सॉलिड। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, कोवैलेंट सॉलिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। The relation between number of free electrons in a semiconductor and temperature is given by, A है n is directly proportional to T, B है n is directly proportional to T का स्क्वायर, C है n is directly proportional to T की पावर 1/2, D है n is inversely proportional to T की पावर 3/2। यहाँ से अपन को रिलेशन है, डायरेक्ट याद करने वाला क्वेश्चन है। तो इसमें अपन को पता है कि डी इज द करेक्ट ऑप्शन, एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी की पावर में 3/2। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। टू ऑब्टेन पी टाइप सिलिकॉन सेमीकंडक्टर वी नीड टू डोप सिलिकॉन विथ, ऑप्शन ए है एल्युमिनियम, ऑप्शन बी है ऑक्सीजन, ऑप्शन सी गिवन है जर्मेनियम, ऑप्शन डी गिवन है फॉस्फोरस। सबसे पहले अपन को पता होना चाहिए कि जब कोई भी अपन 14th ग्रुप का एलिमेंट लेते हैं और उसको जब अपन 13 ग्रुप के एलिमेंट से डोप्ड कराते हैं तो वो पी टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। और जब 14 ग्रुप के एलिमेंट को अपन 15 ग्रुप के एलिमेंट से डोप्ड कराते हैं तो फिर वो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। तो यहाँ पे किसकी बात किया है? पी टाइप सेमीकंडक्टर की। तो ऑप्शन ए पे एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम ग्रुप 13 से बिलोंग करता है। सो ऑप्शन ए एल्युमिनियम विल बी करेक्ट ऑप्शन। सो दैट्स ऑल, आज के लिए इतना ही। मुझे लगता है कि आपको मेरे साथ ये 20 क्वेश्चन सॉल्व करके बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा और आपका जो भी स्कोर रहा है उसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही है, समझ में आ रही है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, आपको एक बोर्ड्स एग्ज़ाम के लिए हेल्प मिल रही है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, मेरे चैनल सुप्रिया ताम्रकार को सब्सक्राइब करो एंड डू शेयर दिस वीडियोज़ विथ योर फ्रेंड्स ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। और यार अभी काफ़ी सारे बच्चे ऐसे डिमोटिवेटेड फील कर रहे हैं कि मेरे यार एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, मेरी अच्छे से तैयारी नहीं हो पा रही है। तो हमेशा एक बात याद रखना, मैंने ये चीज़ को स्टार्ट क्यों किया था। जीवन में काफ़ी सारी, अभी सिर्फ अपन को दिख रहा है कि यार बोर्ड एग्ज़ाम मेरे लिए बहुत मुश्किल है, लाइफ में ऐसी काफ़ी सारी मुसीबतें आएंगी, परिस्थितियाँ आएंगी जिस पे अपन को थोड़ा सा हिम्मत रखनी पड़ेगी। तो हिम्मत रखो, हमेशा याद रखो कि तुमने पढ़ना या फिर तुमने मेहनत करनी स्टार्ट क्यों की थी, क्योंकि हम अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, अपने फैमिली को कुछ देना चाहते हैं कि हाँ हमने भी इतने मार्क्स स्कोर किए हैं, उनका भी सीना चौड़ा होगा, है ना। तो जीवन में कोई भी परिस्थितियाँ रहें, कितना भी मुसीबतें आ जाएं, हार्डवर्क करते रहना है अपन को। और एक चीज़ याद रखना है, हमेशा मुस्कुराते रहना है। लाइफ में कठिन से कठिन सिचुएशन भी आ जाए
बस अपन को मुस्कुराना नहीं भूलना है। पढ़ाई करते रहो, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।